तो सर लिखिए आप लोग कंसाइनमेंट। ये मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। बच्चों आप सबका स्वागत है डीके कोचिंग सेंटर में। ये ऑनलाइन क्लासेस हम आपको कराने जा रहे हैं आज। हम बीच बीच में ये बाकी बातों को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन मेरा पहला टारगेट है कि हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करते हुए बीच बीच में मैं सिलेबस भी बताता रहूँगा, कितने मार्क्स का आएगा पेपर, सब कुछ धीरे धीरे मैं डिस्कस करता जाऊँगा। तो आज का मेरा टॉपिक है कंसाइनमेंट। तो प्लीज़ आप लोग लिखना बेटा। कंसाइनमेंट मीन्स डिस्पैच ऑफ गुड्स। कंसाइनमेंट मीन्स क्या होता है? डिस्पैच ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग जो है ना वो कंसाइनमेंट का मतलब यही होता है। तो जल्दी बोलो बेटा, क्या होता है कंसाइनमेंट मीन्स? कंसाइनमेंट मीन्स डिस्पैच ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि मैं हावड़ा में हूं, ठीक है सर, मैं हावड़ा में हूं और सपोज करो कि चार्मी तो मुंबई में है। मानने में तो कोई हर्ज नहीं है, राइट है ना? वो चार्मी मुंबई में है। तो अगर मैं गुड्स को, ये देखो ये गुड्स है, ठीक है बेटा जी, ये गुड्स है और मुझे भेजना है किसके पास? चार्मी के पास। तो इस भेजने के प्रोसेस को कंसाइनमेंट बोलते हैं। तो कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्पैच ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी हावड़ा से अगर ये गुड्स चार्मी के पास मुंबई में भेज दूं तो इसको कंसाइनमेंट बोलते हैं। ऐसा डिक्शनरी में लिखा हुआ है। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा, फिर अकाउंट्स में इस डिक्शनरी मीनिंग का क्या लेना देना यार? अगर मैं चार्मी को गुड्स भेज दूं तो उससे क्या उसको मिलने वाला है, हाँ या ना? तो भाई हम लोग जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके पीछे पर्पस भी होता है, जिसको हम डिफाइन करेंगे थोड़ी देर के बाद। और ध्यान रखना, वो मेरे साथ पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप ये मन में सोचेंगे कि हम उस काम को करेंगे, क्योंकि मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इसी इरादे के साथ पढ़ाऊंगा कि मैं वो कर रहा हूं, मैंने वो किया है और मैं आपके साथ कर रहा हूं और आप उसको करेंगे फ्यूचर में। आप इसी इरादे के साथ, इस थॉट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि आपको अकाउंट्स आता है, मैं आपको उसके लैंग्वेज को सिखा रहा हूं। आपको सीखने की जरूरत है। आप बाय बर्थ अकाउंट्स आपको आता है, ये मैं आपको बोल देता हूं। आगे मैं बताऊंगा कि क्यों आता है, मैं धीरे धीरे बातें करता जाऊंगा। तो सर मैंने बोला कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्पैच ऑफ द गुड्स फ्रॉम क्या? वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। तो क्या हम लोग के गुड्स भेजने से अकाउंट्स में कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं, आपको पता है कि कोई सिग्निफिकेंस नहीं। बगैर ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग का कोई लेना देना ही नहीं है। और ट्रांजैक्शन तो तभी होता है जब फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बदलाव हो, आपस में लेन देन से हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज हो, तभी तो ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, मैंने आपको गुड्स दे दिया तो उससे क्या मतलब क्या? तो कंसाइनमेंट मींस क्या होता है? जल्दी बोलो। पहला, डिस्पैच ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब मैं आपको रियल सेंस में बताता हूँ कि अकाउंट्स में कंसाइनमेंट की जरूरत क्या है और हम लोग को कंसाइनमेंट क्यों करना चाहिए और हम क्यों कंसाइनमेंट करेंगे, इसके बारे में मैं भी बात करने जा रहा हूँ। क्लियर है ना? वो और मेरे साथ पॉइंट पे। तो आपको ये पता चल गया कि कंसाइनमेंट मीन्स क्या होता है? डिस्पैच ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। क्लियर है ना? वो 100%। तो लिखो, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट there are two parties. In case of consignment there are two parties. First party is called consigner. सर ये कंसाइनर कौन है? Who is the consigner? मैं। गुड्स किसने भेजा था? चार्मी। मैंने भेजा था, तो मैं कौन हो गया? कंसाइनर। और चार्मी गुड्स के रिसीवर है, तो चार्मी को हम क्या बोलेंगे? कंसाइनी। ध्यान देना, there are two parties. First party is called consigner, second party is called consignee. इसका मतलब मैं कौन हो गया? कंसाइनर। और चार्मी कौन होगी? कंसाइनी।
सर मैं कौन हूं ये बता दूं, यानी डीके कौन है? यहां पर कंसाइनर, कंसाइनर का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। कंसाइनर कौन है? प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस है। और कंसाइनी कौन है? एजेंट है। सर हमको ये बता दीजिए कि हम कंसाइनमेंट क्यों करें। हाँ सर, मैं उस पर बातें अभी करूंगा। तो मैंने आपको कहा कि दो पार्टी से, कौन कौन? कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर कौन है बेटा? प्रिंसिपल, यानी मैं कौन हूं? मालिक हूं उस बिजनेस का। और मेरा बिजनेस ऑलरेडी हावड़ा में डेवलप हो चुका है। मेरा बिजनेस ऑलरेडी हावड़ा में डेवलप हो चुका है और मैं मुंबई में भी जाना चाहता हूं, मैं कोलकाता में भी जाना चाहता हूं, मैं दिल्ली में भी जाना चाहता हूं और बाकी अदर प्लेसेस में भी जाना चाहता हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सर कंसाइनमेंट का मतलब फिर क्या होगा? कंसाइनमेंट इज द वे टू एक्सटेंड द एरिया बिजनेस। लिखो आप लोग प्लीज, कंसाइनमेंट इज द वे टू एक्सटेंड द एरिया बिजनेस। अपने बिजनेस को बढ़ाने का एक तरीका, ये क्या कहलाता है बेटा? कंसाइनमेंट कहलाता है। यानी कि मैं अगर हावड़ा से मुंबई में बिजनेस डेवलप करना चाहता हूं, दिल्ली में भी बिजनेस डेवलप करना चाहता हूं, तो आप बोल सकते हो कि कंसाइनमेंट इस पर्पस को सर्व करता है। मैं बात कर रहा था ना पर्पस का, तो ये इसका पर्पस है कि कंसाइनमेंट के द्वारा आप अपने बिजनेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हो। सर उसके लिए तो एक और सुटेबल ऑप्शन है सर, ब्रांच। हाँ सर, ब्रांच तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या ना हो कि ब्रांच के लिए आपको ह्यूज कैपिटल की जरूरत है। आप बताओ बेटा, मुंबई में अगर आपको ब्रांच खोलना, अगर अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर लो तो सोचो कितना महंगा, करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, हम खरीद तो सकेंगे नहीं। भाड़ा भी अगर पेड करो तो फिक्स ओवर उड़ जाएंगे महीने के 50,000 1 लाख रुपए, जो मेरे पास है नहीं। तो एक साधारण इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो व्यक्ति है, क्या वहां पर ब्रांच फॉर्म बिजनेस कर पाएगा? ब्रांच फॉर्म बिजनेस के लिए क्या चाहिए? ह्यूज कैपिटल चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए, है कि नहीं बोलो तो? यानी ह्यूज कैपिटल चाहिए, फिक्स ओवरहेड्स चाहिए। यानी कि आपका बिजनेस हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, आपका एक फिक्स ओवरहेड सपोज करो मंथली 1 लाख रुपया तो देना ही पड़ेगा। और साथ साथ में उस सामान को बेचने के लिए आपका गुडविल भी पहले से होना चाहिए। तो जो ब्रांच फॉर्म बिजनेस है ना, वो उनके लिए सुटेबल है जो ऑलरेडी रिनाउंड हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। गोदरेज हो गया, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले लीजिए, LG को ले लो, HP ले लो, ये वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं, इनका नाम है ऑलरेडी, तो कोई भी सामान आसानी से बेच सकते हैं। और अगर कहीं नुकसान भी हुआ तो झेल सकते हैं। लेकिन मुझ जैसा आदमी कैपिटल है नहीं, क्या करने वाला है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैपिटल बहुत कम है, हुनर ज्यादा है, काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या करें? यस, उस केस में मैंने चार्मी का सहारा ले लिया। चार्मी ऑलरेडी मुंबई में सेटल्ड है। मैंने चार्मी से बोला कि बेटा आप मुझसे CA फाउंडेशन का क्लास किए हो, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको? तो मैं आपको जानता हूँ, क्या बेटा आप जानते हो? बोले हाँ सर, अच्छी तरह जानते हैं सर, आप बताइए तो सही। तो हमने बोला कि आप मुंबई में ऑलरेडी सेटल्ड हो, आप बिजनेस कर रहे हो, क्या आप मेरा भी सामान मुंबई में बेचना पसंद करोगे? मैंने चार्मी से ऐसा बोला कि बेटा क्या आप मेरा भी सामान बेचना पसंद करोगे? मैं आपको उसके लिए 5% कमीशन दूंगा। चार्मी ने बोला कि ठीक है सर, आपका गुड्स तो हम बेच देंगे, गुड्स क्या बेचना है? मैंने अपना बता दिया। सर कमीशन थोड़ा बढ़ा देते तो अच्छा रहता। हमने बोला कि तुम मेरी स्टूडेंट हो और कमीशन की बात कर रही हो, थोड़ा 5% में नहीं चलेगा? नहीं सर 6% कर दीजिए तो हो जाएगा। मैंने फिर बोला कि क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा सर, जब फीस की बारी आई थी तो पूरा पूरा पेड करवा लिए थे, याद है? आप 1 रुपया भी छोड़े नहीं थे, तो उस दिन कहाँ गए थे? हम बोले ठीक है डन। तो 6% कमीशन पे चार्मी तैयार हो गई और बोले कि सर ठीक है, आप अपना माल भेजिए और मैं उसको बेचूंगी और जो कमीशन होगा आप मेरे को दे दीजिएगा। हमने बोला ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। तो ये बताओ कि ब्रांच फॉर्म अच्छा है मेरे लिए या कंसाइनमेंट? मैं दोनों के फीचर बता देता हूं। ब्रांच फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? वो कि जितना बड़ा सेंटर यहां पर है वैसे ही मुझे वहां पर एक ऑफिस लेना पड़ेगा, राइट है ना? फिक्स ओवरहेड देने पड़ेंगे, एक ना दो, एक तो एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जो बेचने के लिए बैठा हो, तो उसकी सैलरी हमको पेड करनी पड़ेगी, बिजली का बिल पेड करना पड़ेगा, सब लॉट ऑफ फिक्स ओवरहेड्स खड़े होंगे।
लेकिन चार्मी को मैं अगर 6% कमीशन दे दूं तो उसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटल्ड है, उसका अपना दुकान है, तो मेरा खर्चा जो 6% है वो कब लगेगा? 6% कमीशन का पैसा तब लगेगा जब चार्मी माल को बेचेगी। फिर से बोलो, अगर चार्मी ने सोल्ड किया तब तो मेरे को कमीशन पेड करना पड़ेगा, अगर चार्मी ने माल को सोल्ड नहीं किया तो मुझे कमीशन पेड करना ही नहीं पड़ेगा। अब आप सोचो कि अगर चार्मी मेरा माल बेचेगी तो स्वाभाविक बात है प्रॉफिट होगा। अगर मैं 100 रुपए का प्रॉफिट कमा करके अगर 20 रुपया चार्मी को दे दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है यार, क्या फर्क पड़ता है? और अगर मैं 100 में से 99 भी दे दूं तो भी 1 रुपया कमाए बनिया की तरह सोचो यार, कुछ ऐड करना है, माइनस नहीं होना चाहिए। बस ये देखो, जलन मत करो कि वो ज्यादा ऐड कर लिए, ठीक है, आज उसका जमाना है, वो आज ऐड कर ली, कल हम ऐड कर लेंगे। चीज को ये समझना है, मेरे को लगता है आपको ये बात क्लियर हो रहा होगा। तो आप बताओ बेटा कि मेरे जैसे लोग के लिए जिसके पास कैपिटल बहुत कम है, राइट नाउ, गुडविल मुंबई में नहीं है, हावड़ा में है, तो हावड़ा का गुडविल तो मुंबई में ट्रांसफर नहीं होने वाला। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मुंबई में ऑलरेडी चार्मी सेटल्ड है, इसका अपना गुडविल भी है, इसके थ्रू मेरा भी माल क्या होगा, मुंबई में जाकर बिक जाएगा। और ये कमीशन हमको तभी पेड करना है जब चार्मी मेरे गुड्स को बाजार में सोल्ड करने में कामयाब हो जाएगी। और अगर हमको प्रॉफिट कमाई होगा तो आप भी समझ सकते हो, अगर मुझे प्रॉफिट कमाई होगा तो उसको कमीशन देने में क्या आपत्ति, आप भी समझ सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताओ, एज ए बिजनेसमैन, आप तो बच्चे हो, सब नए नए बिजनेस स्टार्ट करोगे आने वाले वक्त में, तो सबसे पहले क्या करोगे? आप एक लोकल एरिया में बिजनेस को सेटल करोगे। जब लोकल एरिया में बिजनेस सेटल कर लोगे तो ऑल इंडिया वाइड, वर्ल्ड वाइड आप सोचोगे। तो पहले सबसे पहले क्या शुरू करो? कंसाइनमेंट, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत कम है। और किसी बंदे को आपने पकड़ लिया, भाई कमीशन पे माल बेचो, तो उसके पास ऑलरेडी फिक्स एसेट्स, सारे एसेट्स, प्रॉपर्टी पड़े हुए हैं। आपके सामान को अपने गुडविल के द्वारा माल को बेचेगा, और अगर बेचेगा, कुछ कमाएगा और मुझे कमा कर देगा, तो मुझे कमीशन देने में क्या आपत्ति? आप ही मन में सोचो ना यार, अगर 100 रुपया भी मैं कमाता हूं और चार्मी अगर 90 रुपया भी ले ले तो क्या फर्क पड़ता है? 10 रुपया तो जुड़ा ही ना, यहां बैठकर तो कुछ नहीं मिलने वाला था। और कम से कम धीरे धीरे मार्केट भी क्या हो रहा है, मुंबई के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो क्या बताओ बेटा, कंसाइनमेंट करना चाहोगे या ब्रांच? बोलो जल्दी से, मुझे पता है कि आप वहां से बोल रहे होगे आप लोग, ठीक है ना, कंसाइनमेंट शुरू करना चाहोगे। लेकिन अगर आपके पास ह्यूज कैपिटल है, आप फिक्स ओवरहेड पे कर सकते हो, आपका ऑलरेडी बाजार में नाम है, रिनाउंड हो, जैसे गोदरेज है, एलजी है, इनका ऑलरेडी नाम है, तो ठीक है, इनके लिए ब्रांच फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या सूटेबल है, क्योंकि जैसे ही चालू करें इनका बिजनेस चल निकलेगा। लेकिन हम जैसे लोगों का ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलो बेटा, कंसाइनमेंट बेटर है कि नहीं? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंसाइनमेंट इज द वे टू एक्सटेंड द एरिया बिजनेस। यानी कंसाइनमेंट एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं, कम से कम कैपिटल पर, कम से कम खर्चे पर। तो इसके अंदर दो पार्टीज कौन कौन होंगे बेटा? कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर कौन है? मैं। कंसाइनी कौन है? चार्मी। कहां पर है जल्दी बताओ? मुंबई में। और मैंने कितना कमीशन देने का वादा किया? 6%। वादा में 5 ही किया था, नहीं, चार्मी ने बार्गेनिंग कर दिया तो मैंने कहा कि चलो 6% में कमीशन देने के लिए तैयार हो गया। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ रही है? तो जल्दी बताओ, कंसाइनमेंट का मतलब क्या हुआ? डिस्पैच ऑफ द गुड्स फ्रॉम, जल्दी बोलो, वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। दो पार्टीज कौन कौन? मैं कंसाइनर हूं, मेरा बिजनेस ऑलरेडी हावड़ा में डेवलप्ड है, मैं चाहता हूं कि हावड़ा से बाहर भी मैं बिजनेस को डेवलप कर सकूं। मैंने चार्मी का हेल्प लिया और मैंने बोला बेटा आप अगर मेरा सामान बेचोगे तो उसके ऊपर मैं आपको 6% कमीशन दूंगा। चार्मी बोला कि सर डन, आप बिल्कुल, मैं आपका माल बेचूंगी और आपसे कमीशन 6% करके लेती रहूंगी। तो इसका मतलब मैं माल भेजूंगा, भेजने में जो खर्चा लगेगा वो इसके पास माल पहुंचेगा, चार्मी बेचेगी और उसके ऊपर मुझे कमीशन पेड करना पड़ेगा और सारा पैसा फिर मेरे को डिफरेंस अमाउंट दे देगी। क्या बात क्लियर हो गया? तो आप बताओ कंसाइनमेंट किसके लिए सूटेबल है? आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो कंसाइनमेंट बिजनेस है ना, वो किसके लिए सूटेबल है? सूटेबल फॉर, पहला किसके लिए? जिनके पास लेस कैपिटल है, कैपिटल की कमी है ना, ओवरहेड्स ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाएंगे, यानी कैपिटल की कमी है, एक्सपेंस पेड नहीं कर सकते, इनकैपेसिटी टू पे फिक्स ओवरहेड्स, बाहर में उनका पहचान नहीं है, तो उसके लिए कौन सा बिजनेस सूटेबल है? जल्दी बताओ। कंसाइनमेंट
ब्रांच किसके लिए हो? जिसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, फिक्स ओवर पे करने की क्षमता, उनका ऑलरेडी गुडविल है। अब देखो गोदरेज जो आया था फर्नीचर लेकर आया था, लोहे का अलमारी बनाता था, अलमारी बनाते बनाते दुनिया का प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सब कुछ बनाता है अगला आज के डेट में। तो ये गुडविल कहीं कई जगह पे जाकर शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर है ना वो? तो आपको ये समझ में आ गया कंसाइनमेंट का पर्पस क्या है। क्या आप ये सोच रहे हो मन में कि कल को अगर मैं बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ हावड़ा से मुंबई, दिल्ली, वर्ल्ड के अंदर, तो मैं पहले क्या करूंगा? कंसाइनमेंट। क्या करूंगी? कंसाइनमेंट। ध्यान रखना आप सभी लोग, कृष्णा ध्यान रखना आप। क्या आप ये मन में सोच रहे हो कि मुझे भी ये कंसाइनमेंट बिजनेस करना है? आप ये मन में नहीं सोचना कि आप कंसाइनमेंट पढ़ रहे हो। नहीं, मैं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये माइंड में रखिएगा। और मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि मैं अकाउंट्स पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको अकाउंट्स पहले बचपन से आता है। सर कैसे बोल रहे हो बचपन से आता है? आप जब छोटे थे बेटा और आपको पापा ने अगर 100 रुपया दिया, 100 का नोट दिया, तो क्या आप कोई मांगता था तो क्या आप देते थे? नहीं, समझते थे 100 रुपया है, और अगर कागज दे दे तो तुरंत वापस कर देते थे। पता है, जैसे मेरा एक भतीजा है, एकदम छोटा है अभी, कितना साल का हो, 3 साल का बच्चा है अभी, और उसको अगर 100 का नोट पकड़ाओ नहीं देगा वापस, अगर कागज दे दो तो तुरंत वापस कर दे। तो सोचो अकाउंट्स वो बचपन से जानता है, अकाउंट सिखाना नहीं पड़ता है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस आपने पढ़ा होगा। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ बेटा? भाषा सिखा रहा हूँ, अकाउंट्स कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। अकाउंट्स तो आपके अंदर पैदाइशी है, आपके जीन के अंदर है। बात समझ में आ रही है ना सर? मैं वापस आता हूं, तो मैंने बोला कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्पैच ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ये पॉइंट हो गए। दो पार्टी से कौन कौन? कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर कौन है? प्रिंसिपल। कंसाइनी कौन है? एजेंट। कंसाइनी क्यों माल बेचेगी? फॉर कमीशन। एकदम क्लियर है। तो अब मैं आता हूं, इसका मतलब मैं किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में जा रहा हूं? इन द बुक्स ऑफ, लिखो आप लोग, कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर यानी कौन है? मैं हूं, डीके। यानी कौन है? प्रिंसिपल है। और हम लोग जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं। क्या पास करने जा रहे हैं? जर्नल एंट्रीज। तो आप ही बताओ, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? गुड्स को भेजेंगे। यानी ये देखो, लिखो आप लोग, फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एक बार जर्नल एंट्री लिख लो। मैं इसके बारे में थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये क्लियर होने के बाद फिर आसान हो जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सर हम लोग कुछ नहीं समझे, हमको पता है बेटा, थोड़ा सा इंतजार करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहला बात है वो कि कंसाइनमेंट जानते हो कौन सा अकाउंट है? वो नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है ना? तो ये बताओ कि मैं कितना कंसाइनमेंट शुरू कर सकता हूं? जितना चाहूं ना उतना कंसाइनमेंट शुरू कर सकता हूं। अगर मैं हावड़ा में हूं तो मैं मुंबई का जिम्मा चार्मी को दे सकता हूं, राजस्थान का जिम्मा कृष्णा को दे सकता हूं। ठीक है ना सर? और मान लो कहीं और स्थान के लिए भावेश को दे सकता हूं, अमन को दे सकता हूं, बहुत सारे बच्चों को, मैं किसी को भी दे सकता हूं। और किसी को भी मैं कंसाइनी क्या कर सकता हूं? बना सकता हूं। तो ध्यान क्या देना है, क्या एक ही कंसाइनमेंट होगा? नहीं सर। अगर मैंने मुंबई में माल भेजा ना तो मैं क्या लिखूंगा? कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट। अगर दिल्ली में भेजा तो मैं क्या लिखूंगा? कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट। थोड़ा सा पैसेंस रखिए, वो समझ में आएगा, बड़ा आसान है, बहुत इजी चैप्टर है, समझना है। सर ये कंसाइनमेंट टू मुंबई क्यों लिखे? ताकि हम पहचान सके कि हमने ये माल कहाँ भेजा है। मुंबई में भेजा, दिल्ली में भेजा, मद्रास में भेजा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? सर अगर मान लीजिए स्थान का नाम ना दिया हो तो ठीक, कंसाइनमेंट टू चार्मी लिख देंगे, कंसाइनमेंट टू कृष्णा लिख देंगे, राइट है ना? वो कंसाइनमेंट टू कौशल लिख देंगे, कंसाइनमेंट टू सूरज लिख देंगे। ये है पॉइंट्स, समझ में आ रहा ना आपको? यस। तो भाई कंसाइनमेंट टू प्लेस का नाम हम लिखेंगे ताकि आइडेंटिफाई कर सके कौन सा कंसाइनमेंट है। इसका मतलब कि मैं सैकड़ों कंसाइनमेंट चालू कर सकता हूं, राइट है ना? वो यस, क्लियर है। अब बताओ 100 कंसाइनमेंट अगर बनाओगे
अगर हम सारे लेजर अकाउंट्स बनाने लग जाए ना तो फिर अकाउंट ही बनाते रह जाएंगे, पैसा कब कमाएंगे? सर नहीं समझे। यस, मैं आपको बता रहा हूं। इस केस में क्या करेगा, ये जो कंसाइनमेंट है ना, लिखवा लो एवरी नॉमिनल अकाउंट्स, एवरी नॉमिनल अकाउंट रिप्लेस्ड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, एवरी नॉमिनल अकाउंट रिप्लेस्ड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां नॉमिनल अकाउंट का मतलब जानते हो क्या होता है? वो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स जो होते हैं ना, वो उसको नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। क्या आप लोग का अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन क्लियर है या नहीं है? क्योंकि हम लोग जो अभी फॉलो करने जा रहे हैं, जो सीए इंस्टीट्यूट पर्टिकुलरली फॉलो करता है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, यूके का जो अप्रोच है वो फॉलो करता है, अमेरिकन अप्रोच को फॉलो नहीं करता है। हालांकि दिया हुआ इसके अंदर में ऐसा कोई बात नहीं, यूके के अप्रोच को फॉलो करता है। तो मेरे को लगता है कि आपको अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन क्लियर है या नहीं है? जल्दी बोलो, क्लियर है या नहीं है? नहीं है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करके मैं प्रोसीड करता हूं। एक बार आता हूं वापस, तो आपको अगर पता ना हो, मैं वापस फिर यहां आऊंगा थोड़ी देर के बाद। हाँ जी सर, अकाउंट्स जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है वो इम्पर्सनल अकाउंट। कई लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो फ्यूचर में बड़ा तकलीफ होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट मीन्स एन अकाउंट रिलेटेड विथ पर्सन, रिलेटेड विथ क्या? पर्सन। यानी जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट का फर्दर क्लासिफिकेशन होता हो। कौन कौन सा पर्सनल अकाउंट जल्दी बताओ? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो होता है ना, वो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ब्लड है, जिसको भगवान ने बनाया है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे चार्मी कौन से अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। भावेश कौन सा अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। मैन कौन सा अकाउंट है? ये भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है क्या? ईसा कौन से अकाउंट है? स्वाभाविक बात है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। दूसरा जो होता है वो वेराइटी, ध्यान देना, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब, ध्यान देना, आर्टिफिशियल पर्सनल जैसे क्या हो गया? कंपनी हो गया, यानी जो भगवान के द्वारा बनाया नहीं गया। और तीसरा जो पर्सनल अकाउंट होता है दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जैसे कंपनी है, डीकेसीसी है, ये सारे कौन से पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी आप ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल पर्सन किस लिए? क्योंकि उसको भगवान ने नहीं बनाया, उसको इंसान ने बनाया, लॉ से बना है, लॉ से बना है और लॉ से ही खत्म होगा। इसको बोलते बेटा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब ऐसा अकाउंट जो किसी अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सर नहीं समझे, जैसे कैपिटल ले लो। सर कैपिटल कैसे? आपने अगर पढ़ा हो ध्यान से तो ऑनर जब कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है ना, वो तो हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक्चुअल में अगर ऑनर पैसा देना तो हमको तो क्या लिखना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू ऑनर का नाम, बट उसका नाम नहीं लिखते हैं, उसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल कैसा पर्सनल अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मेरे को लगता है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो मालूम है ना? लायबिलिटी है। कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहता है, कई बच्चे बोल देते हैं कि सर ये नॉमिनल अकाउंट है, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। सर क्यों? यस, अगर मान लो मुझे किसी को पैसा देना है, सपोज करो मिस्टर एक्स को मुझे 10,000 देना है, मैंने उससे कोई सामान कंज्यूम किया था, खाया था, तो खर्चा तो है लेकिन मैंने पेड नहीं किया, तो ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। किसको देना है पैसा? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को। दैट्स व्हाई इट शुड बी ट्रीटेड एज क्या? पर्सनल अकाउंट। ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है?
पर्सनल अकाउंट कैसा पर्सनल अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है सर? ये भी कैसा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है या नहीं है? मैं इसके बारे में और भी बातें करूंगा। इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब ऐसा अकाउंट विच इज नॉट रिलेटेड विद पर्सन, दैट इज कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। तो याद रखना, जब भी आप अकाउंट का सिलेक्शन करना तो पहले ये डिसाइड कर लेना कि वो पर्सन से रिलेटेड है या नहीं है। अगर पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल ही है, और अगर पर्सन से रिलेटेड नहीं है तो फिर वो कौन सा अकाउंट है? इम्पर्सनल अकाउंट है। तो इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है, दूसरा नॉमिनल अकाउंट है। ध्यान देना हो बेटा, आप ये मत सोचना कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में है। अकाउंटिंग प्रोसेस करके चैप्टर है जिसके अंदर ये पार्ट कवर्ड है, तो ये मुझे कराना था। ठीक है, मुझे पता है कि आप क्लास 11-12 में पढ़ कर आए हो, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे डिटेल में जाना जरूरी है, क्योंकि डिटेल आइडिया नहीं होगा तो बाद में आपको दिक्कत होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्लियर है? आप बोर नहीं होना, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत सारी बातें अभी नहीं आएंगी, थोड़ा ध्यान सुनोगे तो समझ में आएगा। तो रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट मीन्स एन अकाउंट विच इज रिलेटेड विथ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट मीन्स एन अकाउंट विच इज रिलेटेड विथ क्या? जल्दी बोलो। एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। सर जैसे एग्जांपल फर्नीचर है ना, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सारे कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अब तो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि रियल अकाउंट मीन्स एन अकाउंट विच इज रिलेटेड विद एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो आपको भी समझना होगा कि सर ये जो डेटर है क्या ये भी रियल अकाउंट है तो डेटर एसेट्स ना। तो मैंने आपको अभी क्या बोला, जब भी आप किसी अकाउंट्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो सबसे पहले यहां देखोगे कि पर्सनल है या इम्पर्सनल है। तो क्या ये डेटर किसी पर्सन से रिलेटेड है? यस। तो इसका मतलब वो कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। यानी एसेट्स लायबिलिटी की बात बाद में करोगे, सबसे पहले डिसाइड करना है कि पर्सन से रिलेटेड है या नहीं है। अगर वो पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल अकाउंट ही है, राइट। अब जैसे ये फर्नीचर, अब देखो क्या ये पर्सन है क्या? नहीं, तो तुरंत आ गए हम इम्पर्सनल में, और इम्पर्सनल में कहां डाल दिए? रियल अकाउंट के अंदर। काम की बात मैं आपको समझा दूं, एक और मैं एग्जांपल देता हूं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना, आपको पता है कि एसेट्स है, मालूम है ना। अब बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर एसेट्स है तो इसको रियल अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन नहीं। आप सोचो प्रीपेड किसको किए होगे? प्रीपेड किसी व्यक्ति को किए होगे जिससे आप फ्यूचर में सर्विस लोगे। क्लियर है कि नहीं? इसलिए कौन सा अकाउंट हो गया? जल्दी बोलो। पर्सनल अकाउंट। फिर से रिपीट करता हूं, फर्नीचर, ये जो मेरा प्रोजेक्टर लगा है, ये जो आप डॉक्यूमेंट कैमरा यहां लगा हुआ, आप आओगे तो देखोगे, तो सारे के सारे चीज क्या है? मेरा एसेट से मेरे कंट्रोल में, जैसे चाहूं वैसे रेगुलेट करूंगा, राइट है ना। इसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है? मान लो जैसे प्रीपेड एक्सपेंस में आपको क्लियर करता हूं, आपने मुझे एडवांस फीस पेड कर दिया, राइट ना। आपने मुझे एडवांस फीस पेड कर दिया, कितने के लिए? पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो जब तक मैं कोर्स खत्म नहीं करता हूं तब तक मेरा ड्यूटी कि मैं आपको सर्विस दूं, यानी मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है, और आपके लिए क्या है? एसेट्स है। तो ये बताओ कि जो आपने प्रीपेड फीस पेड किया है, किसको किया है? डीकेपी को किया है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो डीकेपी कौन है? पर्सन है। अब जैसे मेरा प्रोजेक्टर है, मैंने इसको रात में चालू किया, देखो अभी मैं क्लास बना रहा हूँ, 11:15 बज रहा है सर, सवेरे से मैं फोन ही रिसीव कर रहा था कि 11:15 बजे मैं क्लास बना रहा हूँ। इस बेचारे को, ये प्रोजेक्टर बेचारे को मैंने 11 बजे जला दिया, बोले चलो शुरू हो जाओ। ये डॉक्यूमेंट कैमरा इन सबको मैंने ऑन कर दिया, बेचारे परेशान है सब भी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जब इच्छा हुआ तब जगा दिया। आपने फीस प्रीपेड किया है, बात तो सही है। क्या आप हमको जब चाहो तब जगा दोगे क्या? नहीं सर, क्लास तो मैं अपने मन से बना के दूंगा ना, जब मुझे लगेगा तभी मैं आपको क्लास डाल के दूंगा। हाँ, ये प्रॉमिस है कि आपका कोर्स बढ़िया से सही समय पर ही पूरा होगा, राइट है ना। एग्जाम से करीब 1 महीना पहले पूरा होगा, ये मेरा प्रॉमिस है, इसमें कोई डाउट नहीं। चीजें क्लियर हो रही कि नहीं? तो आपने जो फीस प्रीपेड किया, आप मेरे को कंट्रोल नहीं कर, रिमोट से आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। लेकिन जब टेलीविजन खरीदे हो, सामने देखो टेलीविजन पर अभी भी रिमोट चला रहे होगे, भले टेलीविजन देखे या ना देखे, टेलीविजन का स्विच ऑन रहता है और रिमोट को हम लोग आगे बढ़ाते रहते, कभी गाना के चैनल में आते, कभी न्यूज के चैनल में। तो वैसे भी न्यूज में क्या, कोरोना ही आना है। अभी तो 2 जन का डेथ हो गया, तो
उसकी वजह से शायद ये न्यूज़ ज़्यादा आ रहा है, नहीं तो बीच में कोरोना से हम भी परेशान थे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप टेलीविज़न के चैनल को इधर से उधर मूव कर रहे हो क्योंकि वो आपकी एसेट्स है। एसेट्स कैसे हो? जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। लिख लो एक बार, जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देना उसको एसेट्स बोलते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या? आपने टेलीविजन आज खरीदा, क्या आपने जो टेलीविजन खरीदा आपका खर्चा है? नहीं। सर क्यों? आपने 50,000 में टेलीविजन परचेस किया, क्या एक्सपेंडिचर? नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं है। वो जो कैश था ना, उसका रूप बदल करके क्या बन गया? फिक्स एसेट्स बन गया। और आपको ये क्या देगा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। इसलिए क्या है? आपके लिए एसेट्स है। एक्सपेंस क्या होता है? आपने खरीदा, एक बिस्किट खरीदा, खा गए, बिस्किट को परचेस किया और आप खा गए, तो ये पैसे का एंजॉयमेंट ले लिया, मजा आया बिस्किट खा करके आपको, इसको बोलते हैं क्या? एक्सपेंसेस। इट मीन्स व्हेन यू आर स्पेंडिंग द मनी एंड यू हैव एंजॉयड द बेनिफिट, देन इट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। व्हेन यू स्पेंड द मनी, आपने पैसे पेड कर दिए बट आपने उसको अभी तक एंजॉय नहीं किया है, धीरे धीरे एंजॉय करेंगे, तो क्या है? एसेट्स है। जैसे मेरा यहाँ फैन लगा है, एयर कंडीशनर लगा है, प्रोजेक्टर है, कैमरा है, टेलीविजन है, ये सारे के सारे मेरे क्या? फिक्स एसेट्स है। आज लगाया हूँ, इसका बेनिफिट हमको आने वाले 10 साल तक मिलेगा, इसीलिए तो एसेट्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एसेट्स का मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट आप याद रखो, जो हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। क्लियर है? एक्सपेंस का मतलब हमने खर्च करके कोई सामान खरीदा और उसका बेनिफिट को मैंने एंजॉय कर लिया, देन इट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। मेरे को लगता है आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जब भी अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करना ना हो, तो पहले देख लेना कि पर्सन से रिलेटेड है या नहीं है। कई बच्चों को इसके अंदर तकलीफ होती है, इसलिए मैं बार बार इसी पे बात कर रहा हूँ। प्री रिसिप्ट इनकम, अब उनको लगता है कि इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है। नहीं, आपको समझना होगा प्री रिसीव इनकम। जैसे मेरे लिए आपने फीस एडवांस में अभी पेड कर दिया है, लेकिन इसकी सर्विस में आने वाले 6 महीने तक प्रोवाइड करूंगा या 5 महीने तक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। किसको पैसा देना है? किसको सर्विस देना है? चार्मी को देना है, भावेश को देना है, कृष्णा को देना है, सूरज को देना है, हार्दिक को देना है, सारे बच्चे को देना है, टावरी को देना है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये मेरे लिए क्या है? जल्दी बोलो। लायबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड प्री रिसीव्ड इनकम। तो बताओ बेटा कौन सा अकाउंट है? स्वाभाविक बात है, पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है ना? प्री रिसीव्ड इनकम भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट मीन्स एन अकाउंट विच इज रिलेटेड विथ एक्सपेंस एंड इनकम। जो एक्सपेंस है वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। सर एक्सपेंस जैसे क्या? वेजेस, सैलरी। वेजेज क्या है? आपने पैसा दिया और संग संग बेनिफिट लिया, पूरा मंथ बंदा काम किया और आपने उसको पैसा पेड कर दिया। इसका मतलब जो पैसा आपने पेड किया उसका बेनिफिट आपने एंजॉय कर लिया। अब जैसे ही जो फीस आपने पेड किया आज एसेट्स है, 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा? एक्सपेंस, क्योंकि मैं सर्विस दे चुका हूँ। आपके लिए एक्सपेंस और मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। काम का बात। एक्सपेंस का मतलब आप जितना पैसा पेड कर रहे हो, आप ये देखो कि क्या उसका बेनिफिट आपने एंजॉय किया कि नहीं किया। अगर आपने बेनिफिट एंजॉय कर लिया, एक्सपेंस है। क्लियर है? अभी तक आपने उसका बेनिफिट एंजॉय नहीं किया, क्या है? एसेट्स है। लायबिलिटी तो ऑलवेज पर्सनल अकाउंट ही है, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब आपको पैसा भी देना है। स्वाभाविक बात है, किसी न किसी व्यक्ति को देना है, तो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या? नॉमिनल अकाउंट मीन्स एन अकाउंट विच इज रिलेटेड विद एक्सपेंस एंड इनकम। क्या क्लियर है? इसके अंदर एक चीज और कवर कर लेता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा। ध्यान देना बेटा, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन से आता है, तो आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर मैं कुछ डिस्कस करूं एंट्रीज के, तो बताओ बेटा कैपिटल कौन सा अकाउंट है? स्वाभाविक बात है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। जो कैपिटल में भी क्या दिखाई देता है? ऑनर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है? मैंने बताया पर्सनल अकाउंट। क्लियर है ना? प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। बोलो जल्दी से। यस। आउटस्टैंडिंग इनकम कौन सा अकाउंट है? सारे के सारे ये कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट हैं। अच्छा बेटा बैंक भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है।
क्लियर है ना वो? सर बैंक कैसे पर्सनल अकाउंट हो गया? कई लोग इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। नहीं बेटा, अब बैंक को क्या बोलोगे? पर्सनल अकाउंट बोलोगे। सर आप बैंक को पर्सनल अकाउंट क्यों बोल रहे हो? बैंक तो एसेट्स है। हाँ एसेट्स तो है, लेकिन साथ साथ में ये देखो ना, बैंक क्या एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ से क्रिएट होता है। क्लियर है ना? तो बैंक कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। मैंने क्या कहा, किसी भी अकाउंट को आप पकड़ लो और पहले ये देखो कि पर्सन है या नहीं है। अगर वो पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट ही है, और अगर पर्सन नहीं है तब हम डिसाइड करेंगे कि रियल या नॉमिनल। इट मीन्स सबसे पहले आपको चेक करना है पर्सन है या नहीं है। अगर वो पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट, नहीं है देन यू विल टॉक अबाउट इम्पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब कि आपने पढ़ा रियल अकाउंट मीन्स एन अकाउंट विच इज रिलेटेड विद क्या? एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ध्यान देना, सिर्फ वो एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि बैंक तो क्या है? एसेट्स है, लेकिन साथ साथ बैंक क्या है? पर्सन भी है, क्योंकि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बैंक को क्रिएट किया जाता है। इसलिए बैंक कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल अकाउंट। इट इज नॉट रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट नहीं है। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये रियल अकाउंट है या पर्सनल। ध्यान रखना बेटा, बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, बिकॉज बैंक इज क्रिएटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, so it means it's an artificial person, that's why it should be treated as personal account, not real account. बैंक भी आपके कंट्रोल में थोड़ी है। बैंक एक क्या है? पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। प्रॉपर्टी जो भी आप होल्ड कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में, अपने तरीके से उसको मूव कर सकते हो। क्लियर है ना? जैसे कैमरा मेरे सामने खड़ा है, हम इस कैमरा को इधर भी ला सकते हैं, उधर भी ला सकते हैं, हालांकि मैंने फिक्स करके रखा है। क्लियर है ना? तो कौन सा अकाउंट हो? रियल अकाउंट है। वो कोई पर्सन नहीं है। ये प्रोजेक्टर कोई पर्सन नहीं है। सामने जो बेंच है वो कोई पर्सन नहीं है। क्लियर है? यस, मेरे को लगता है ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। मैं वापस उस एंट्री की तरफ आता हूं। तो मैंने क्या बोला? कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट है? जल्दी बोलो तो बेटा। नॉमिनल अकाउंट। कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट है? जल्दी बोलो। नॉमिनल अकाउंट। और हमने बोला था एवरी नॉमिनल अकाउंट रिप्लेस्ड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। सर आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं बोलूंगा अभी। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा और उससे फाइनल अकाउंट भी बनाया होगा। जब फाइनल अकाउंट बनाते हो बेटा तो क्या क्या बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर ट्रायल बैलेंस में सारे हेड्स को चेक करो ना, वो करीब 70-80% जो हेड्स होते हैं ना वो नॉमिनल अकाउंट के ही होते हैं। सैलरी, वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, बहुत सारे खर्चों का, इनकम का डिटेल्स होता है। राइट है ना? वो अब मान लो मैं एक साथ 50 कंसाइनमेंट शुरू कर दिया, तो ये 50 के लिए अलग अलग इतना सारे अकाउंट्स बनाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको इन लोगों ने आसान बनाने के लिए क्या बोला कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट है ना, आप उनको कंसाइनमेंट अकाउंट से क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो? कंसाइनमेंट अकाउंट। सर जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लो हम वेजेज पेड करते हैं तो वेजेज टू कैश करते थे एंट्री, क्या करेंगे? कंसाइनमेंट टू कैश। सैलरी पेड किए, एंट्री क्या करते थे? सैलरी टू कैश। क्या करेंगे? बहुत जल्दी से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कोई इनकम होता है तो हम लोग कैश टू इनकम करते थे, इस केस में क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। काम का बाद एवरी नॉमिनल अकाउंट शैल बी रिप्लेस्ड बाय क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट। इससे फायदा क्या होगा? सारा नॉमिनल अकाउंट मर्ज होकर के सिर्फ कंसाइनमेंट बन जाएगा, तो अकाउंटिंग जो है छोटा हो जाएगा और फिर सारे कंसाइनमेंट का अकाउंटिंग करना मेरे लिए आसान होगा। अगर मैं सबके लिए सैकड़ों अकाउंट बनाना शुरू कर दूं तो मैं अकाउंटिंग बनाता रहूंगा, पैसा कब कमाऊंगा? आपको ही पता है कंसाइनमेंट चिल्लड़ वाले लोग तो है, कोई बड़े बड़े पार्टीज तो कंसाइनमेंट में है नहीं। आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम था तभी तो मैंने कंसाइनमेंट का सिलेक्शन किया था। समझ में आ रहा ना? तो खाली अकाउंटिंग करेंगे कि हम लोग कमाए भी पैसा। समझ में आ रहा ना? तो क्लियर हो गया होगा। एवरी नॉमिनल अकाउंट शैल बी रिप्लेस्ड बाय क्या? जल्दी बोलो बेटा। कंसाइनमेंट अकाउंट। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे उनको हम कंसाइनमेंट अकाउंट के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने पहला एंट्री क्या पास किया? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर है? सर ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट? ये रियल अकाउंट है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? वो रियल अकाउंट। अगर आप तो सर थोड़ा सा मैं आपको गोल्डन रूल्स के बारे में जिक्र कर देता हूं। मुझे पता है कि आप लोग को पहले से ही आता है, तो ध्यान देना। तो गोल्डन रूल्स, सबसे पहला अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट। जब भी आप पर्सनल अकाउंट की बात करते हो, इसका मतलब
दो पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, तो इसमें क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, आपने पढ़ा होगा, है ना। यानी कि जो रिसीवर है वो डेबिट होगा और जो गिवर वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। दूसरा अकाउंट है वो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में पढ़ा आपने, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि हम लोग इसमें एसेट्स की बात करते हैं, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज या तो आएगा या जाएगा, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। और तीसरा अकाउंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। उसके अंदर डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल क्या, इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स में क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या था, वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा पॉइंट नॉमिनल अकाउंट में क्या था, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट, ठीक है। क्लियर हो रहा आप लोग को, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट के लिए, नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैंने बोला एवरी नॉमिनल अकाउंट शैल बी रिप्लेस्ड बाय कौन से अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी अगर एक्सपेंस डेबिट होता है तो उसकी जगह कंसाइनमेंट डेबिट करेंगे, इनकम क्रेडिट होता है तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहला ये बताओ कि कंसाइनर कौन था, डीके, कंसाइनी कौन था, चार्मी थी। मैंने गुड्स भेजा था कंसाइनमेंट के लिए, ये देखो, ये देखो माल मैं भेज रहा हूं, ठीक है ना सर, ये माल मैं भेज रहा हूं, ठीक है। ये माल मैं भेज रहा हूं यहां से, कहां से, हावड़ा से मुंबई की तरफ। ध्यान देना, वो हमको पता है कोरोना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन जाने पे पाबंदी नहीं है, तो मैं मेडिसिन सप्लाई कर रहा हूं, टेंशन मत लेना। क्लियर है ना, कोरोना में भी क्या मेडिसिन तो सप्लाई हो सकता है ना। तो ये हावड़ा से मैं मुंबई भेज रहा हूं, किसके पास, चार्मी के पास। क्लियर है। तो इस भेजने के प्रोसेस को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोलते हैं। तो मैंने जर्नल एंट्री क्या पास किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। हमने आपको क्या बोला था, मेरा ऑलरेडी हावड़ा में मेन बिजनेस ऑलरेडी डेवलप्ड है। क्या है, जल्दी बोलो, हावड़ा में मेरा ऑलरेडी मेन बिजनेस डेवलप्ड है, हाँ या ना, यस। हावड़ा में मेरा मेन बिजनेस ऑलरेडी डेवलप्ड है, और जो मैं मुंबई में स्टार्ट कर रहा हूं वो क्या है, जल्दी बताओ। जो मुंबई में मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो कंसाइनमेंट है, ध्यान रखना। वो कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनमेंट इज द पार्ट एंड पोर्शन ऑफ द मेन बिजनेस। अगर मेन बिजनेस है तभी तो कंसाइनमेंट। मैं हावड़ा में डेवलप कर लिया, तभी तो मैं सोचा कि मुंबई में डेवलप करूं। इसका मतलब कि हावड़ा ही मेन बिजनेस है और मुंबई जो है वो क्या है, कंसाइनमेंट है। तो जानते हो हम क्या करते हो, जितना भी गुड्स हम परचेज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हावड़ा में ही करेंगे। अच्छा सर, हावड़ा में करेंगे, हाँ सर। किसके लिए करेंगे, मेन बिजनेस के लिए। यानी सारे सामान जो मैं परचेज करूंगा वो सब का सब किसके लिए करूंगा, जल्दी बताओ, फटाफट बोलो। मेन बिजनेस के लिए परचेज करूंगा। और इसके बाद ये जो गुड्स है ना, इसके बाद जो ये गुड्स है इसको कंसाइनमेंट के लिए मैं भेज दूंगा। तो मैंने क्या किया, इसमें से निकाला और क्या बना दिया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ध्यान देना, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। सपोज करो मैंने 10 लाख रुपए गुड्स खरीदे और इसमें से 3 लाख के गुड्स चार्मी के पास कंसाइनमेंट में भेज दिया।
इसका मतलब कि मैंने गुड्स मेन बिजनेस के लिए ही खरीदा था और उसमें से निकाल करके किसके पास भेजा, चार्मी के पास। तो परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है। अगर मैं निकालूंगा यानी कि परचेज के बास्केट में से निकाल करके गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में डालूंगा तो एंट्री क्या बनेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। हाँ या ना, परचेज से गुड्स निकल रहा है इसलिए क्या करूंगा, क्रेडिट, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट। यानी परचेज में से गुड्स को निकाल करके हमने किस में डाल दिया, जल्दी बोलो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगा, जल्दी बोलो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या बोला मैंने, फिर से जल्दी बोलो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यानी परचेज से गुड्स निकाला और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में डाल दिया। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर दिए। परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, वो डेबिट, घटाने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। अब इस गुड्स को ध्यान देना, इस गुड्स को हम कंसाइनमेंट में भेजेंगे तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सर क्यों, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और मैंने कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बोलो। अब मेरा एक क्वेश्चन और एराइज होगा, आपने पहले भी पढ़ा है कि सर अकाउंटिंग तो तभी होगा जब कोई ट्रांजैक्शन होगा। अब बताओ, मैं ये चार्मी को गुड्स दे रहा हूं, गुड्स यहां से मैं चार्मी के पास भेज रहा हूं, क्या इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये बता दो। चार्मी कौन से अकाउंट है, जल्दी बोलो, पर्सनल अकाउंट है। तो ये बताओ इस गुड्स की रिसीवर कौन है, जल्दी बताओ, चार्मी। तो अगर आप गोल्डन रूल्स के हिसाब से बात करो तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, चार्मी को डेबिट करना चाहिए क्योंकि चार्मी कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। गोल्डन रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हाँ या ना, लेकिन ध्यान देने वाली बात है वो, मैंने गुड्स किसको दिया, चार्मी को। मैं कौन हूं, कंसाइनर यानी कि ऑनर। चार्मी कौन है, एजेंट। कंसाइनिंग यानी कौन है, जल्दी बोलो, एजेंट है। मैं कौन हूं, कंसाइनर यानी कि प्रिंसिपल। ध्यान देना, समझने वाली बात है। मैंने ये सामान किसके पास भेजा है, ये सामान मैंने भेजा है चार्मी के पास। सपोज करो मैं कैलकुलेटर भेज रहा हूं, चार्मी के पास भेज रहा हूं। ये बताओ कि ये गुड्स मैंने चार्मी के पास भेज दिया, ऑनरशिप किसके पास है, मेरे पास है कि चार्मी के पास है, जल्दी बताना। मेरे पास है, चार्मी के पास नहीं है। यानी इस केस में सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूं, मैं लिख रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग, ध्यान देना। जब मैं ये गुड्स को कंसाइन कर रहा हूं, कहां से, हावड़ा से मुंबई की तरफ, तो ये क्या हो रहा है, दिस इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। दिस इज ओनली क्या, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, नॉट द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। बोलो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यानी कि इस केस में सिर्फ गुड्स ट्रांसफर हुआ है, मेरे यहां से चार्मी के पास चला गया, लेकिन वो गुड्स आज भी किसका है, मेरा ही है, क्योंकि मैंने चार्मी को बेचा नहीं है, चार्मी को मैंने गुड्स दिया है, उसका पोजीशन दिया है। इसका मतलब कि वो गुड्स भले चार्मी के पास है लेकिन ऑनरशिप किसके पास है, मेरे पास ही है बेटा जी। हाँ या ना, मेरा पॉइंट्स क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो गुड्स किसके पास है, अभी चार्मी के पास है किसका, मेरा। क्यों, चार्मी ने खरीदा नहीं है, बेचने के लिए गुड्स लिया है एजेंट के रूप में। यानी गुड्स भले चार्मी के पास है लेकिन वो गुड्स का ऑनरशिप किसके पास है, मेरे पास ही है। बोलो सर बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बताओ कि मैंने गुड्स तो ट्रांसफर कर दिया किसके पास, चार्मी के पास, क्या मेरे फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव हुआ क्या, नहीं। अरे भैया वो गुड्स जो मेरे पास था, सपोज करो कि मैंने कितने का भेजा था, 3 लाख का। फर्क क्या है, ये 3 लाख का सामान चार्मी के पास है लेकिन है किसका, मेरा ही ना, क्योंकि ऑनरशिप किसके पास है, मेरे पास ही। तो
तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बदलाव ही नहीं हुआ, और बदलाव नहीं हुआ इसका मतलब कि ये जो ट्रांजैक्शन आपने किया इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, यानी जो हमने लेन देन किया है ये ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि इस लेन देन से हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, एज इट इज है। सामान उसके पास है लेकिन है किसका, मेरा, तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बदलाव ही नहीं हुआ, तो फिर ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। सर अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो आप अकाउंटिंग क्यों की? यस, ये गुड क्वेश्चन है सर, तो इसका अकाउंटिंग तो करना ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये जानते हो क्यों की अकाउंटिंग? मैं बताता हूं सर। देखिए सर, शुरू में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसका पर्पस जानना जरूरी है। अगर आप एक बार पर्पस जान जाएंगे बेटा ना, फिर ये चैप्टर आसान है, बहुत आसान है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के वक्त ये टाइम लगता है पहले क्लास में, लेटर ऑन बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जब चैप्टर को कर रहे हैं ना, तो आप इस इरादे से करें कि कल को कहीं काम करना पड़े तो आप उसको खुद कर सकें। समझ तो बनेगा, हमको ही पता है, लेकिन समझ बन के क्या होगा जब आपके पास रियल स्किल नहीं होगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा मैं टाइम डिवोट करना चाहता हूं आपके साथ, प्लीज ध्यान से कंसंट्रेट करना। आता हूं मैं पॉइंट्स पे एक बार वापस। सर आप बोलते हो कि सर ये ट्रांजैक्शन नहीं है, आप ही बताओ क्या ये ट्रांजैक्शन है? नहीं है। ये है डीके और ये है चार्मी। मैंने चार्मी के पास माल भेज दिया है और माल पहुंच भी गया है। क्लियर है कि नहीं है? मैंने माल भेज दिया है, चार्मी के पास गुड्स पहुंच गया है। लेकिन गुड्स पहुंचने से क्या हुआ? ये गुड्स है किसका? मेरा ही है। आज भी ऑनरशिप मेरे पास ही है, और इसके पास जब पहुंच गया चार्मी के पास तो भी ऑनरशिप किसके पास है? मेरे पास है। कल को मेरी गुड्स जल गया ना, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आएगा। रिस्क फॉलोज द ऑनरशिप। गुड्स का पोजीशन किसी के पास हो, अगर ऑनरशिप मेरा है, अगर कल को नुकसान हो जाता है बिना चार्मी के गलती के, तो उसका नुकसान का भरपाई मैं ही करूंगा, चार्मी को भरपाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्मी जानबूझ के आग लगा के थोड़ी जलाएगी। चीजें क्लियर है ना? पक्का? तो यानी कि मैंने गुड्स दिया है, यानी इस केस में क्या हो रहा है? सिर्फ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल पोजीशन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नहीं हो रहा है। और जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन। तो सर आपने जर्नल एंट्री क्यों पास किया? यस, ये आपका गुड क्वेश्चन है। तो देखिए, जो मेरा मेन बिजनेस है, तो मेन बिजनेस के लिए हम क्या बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और कंसाइनमेंट के लिए जानते हो बेटा, हम अलग से कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हम जान सके कि जो कंसाइनमेंट अकाउंट हम प्रिपेयर करें मुंबई का, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। अगर अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है तो हम चार्मी के साथ कंसाइनमेंट जारी रखेंगे, अगर लॉस है तो फिर उसको हम बंद कर देंगे। तो ये जानने के लिए कि जो मेरा मुंबई में बिजनेस चालू किया कंसाइनमेंट का, क्या वो प्रॉफिटेबल कंसर्न है या नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, उसको मेन बिजनेस से अलग कर देते हैं। मैं बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट करते थे। मान लो परचेज हम लोग किए थे कितने का? 10 लाख का, लेस गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 3 लाख का। तो जल्दी बताओ बैलेंस कितना आया? 7 लाख रुपीस। क्लियर है? और ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट हम यहां डाल देंगे। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? ध्यान देना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कहने का मतलब हमने टोटल माल खरीदा कितना रुपया? 10 लाख का। उसमें से मेन बिजनेस में मैंने सिर्फ कितना रखा है? 7 लाख का ही रखा है। और जो कंसाइनमेंट बिजनेस है ना, वहां पर मैंने कितने ट्रांसफर कर दिए? 3 लाख का। तो हम प्रॉफिट कंसाइनमेंट में 3 लाख से कमाएंगे और मेन बिजनेस में कितना से कमाएंगे? 7 लाख में। 7 लाख से ही कमाएंगे जो कमाना हो, या तो बिक जाएगा या अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा। काम का बात। हम क्या करना चाहते हैं कि भाई मेरे पास 10 लाख का सामान है, जिसमें से हावड़ा में केवल 7 लाख बेचेंगे, मुंबई में 3 लाख बेचेंगे। इस चीज़ को अलग करने के लिए हमने इस एंट्री को पास किया है, ताकि हम कंपेयर कर सके कि जो माल मैंने बेचा है वो हावड़ा में बेचा है या मुंबई में। अगर हावड़ा में बेचा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, मुंबई में बेचा है कहाँ आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में। ठीक है ना? तो भैया अगर कंसाइनमेंट अकाउंट में
3 लाख है तो यही 3 लाख का गुड्स हो सकता है 4 लाख में बेचे, 5 लाख में बेचे, और ये 7 लाख का सामान 8 लाख में बिके, 9 लाख में बिके या 10 लाख में बिके। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब हमारा प्रॉफिट सेंटर 2 हो गया, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक कौन सा, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो जिस माल का प्रॉफिट, ध्यान देना, जिस माल का प्रॉफिट हम ट्रेडिंग से कमा रहे ट्रेडिंग में दिखा रहे, और जिस माल का प्रॉफिट हम कंसाइनमेंट से कमा रहे कंसाइनमेंट में दिखा रहे। काम का बात, जब हम गुड्स चार्मी को भेज रहे 100% ऑफ ट्रांजेक्शन्स नहीं है, बट रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए हम इस एंट्री को अलग करते हैं ताकि हम 2 प्रॉफिट सेंटर को दिखा सके कि भाई मैं ट्रेडिंग अकाउंट से कितना कमा रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट से मतलब हावड़ा से कितना कमा रहा हूँ, और मैं कंसाइनमेंट से कितना कमा रहा हूँ। इसलिए उस कोर्स को हमको अलग करना पड़ता है और इसलिए वो एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं। इन द रियल सेंस ये कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है। मेरे को लगता है आपको ये क्लियर हुआ होगा और धीरे धीरे ये और क्लियर होता जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको एंट्री क्या पास कराया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, कंसाइनमेंट का मतलब डिस्पैच ऑफ गुड्स। पर्पस क्या था कि भाई मेरे पास कैपिटल कम है, खर्चा करने की स्थिति नहीं है, इसलिए मैंने कंसाइनमेंट चालू किया। दूसरा ऑप्शन भी था क्या, ब्रांच। प्रिंसिपल कौन है, मैं हूं, मैं कौन हूं, कंसाइनर। चार्मी कौन है, कंसाइनी। चार्मी किस लिए काम कर रही है, कमीशन के लिए काम कर रही, आपने देखा। तो पहला एंट्री क्या पास किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखो ये बिजनेस मेरा चालू हो गया, ये बिजनेस जो है चालू हो चुका है मेरा। ये देखो, ये मैं डीके और ये चार्मी। मैंने चार्मी के पास गुड्स भेज दिया जिसका जर्नल एंट्री मैंने ऊपर लिखा था, क्या लिखा था वो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एक बार वापस मैं लिख देता हूं, समझाने काम कर दिया। अगर डाउट होगा ना हो तो फिर से आप लोग मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करोगे, मैं उसका वीडियो वापस बना के भेजूंगा और एकदम 100% क्लियर होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इस क्लास के अंदर इतना ही काफ़ी है। अगले दिन अगर आपका कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मेरे को मैसेज करिएगा। दूसरा, अब मैं तो हूं हावड़ा में और चार्मी कहां पर है, चार्मी है मुंबई में। तो भाई गुड्स जब मैं भेजूंगा, ये देखो ये मैंने ट्रक बनाया था, अगर मैं ये गुड्स भेजूंगा तो क्या गुड्स भेजने में कोई खर्चा भी लगेगा क्या? हाँ सर बिल्कुल लगेगा। क्या क्या लगने वाला जल्दी बताओ तो। कैरेज लगेगा ना वो? हाँ सर कैरेज तो लगेगा। लोडिंग का खर्चा लगेगा क्या? यस। तो मतलब यहां से लेकर के यहां तक भेजने के लिए स्वाभाविक बात है एक्सपेंसेस लगेगा। अब ये बताओ कंसाइनर कौन है? मैं हूं। और जल्दी बताओ कंसाइनी कौन है? कंसाइनी चार्मी है सर। गुड्स कौन भेज रहा है? मैं। किसके पास? चार्मी के पास। क्लियर है या नहीं है? तो ये बताओ कि जो खर्चा लगेगा वो खर्चे का दायित्व किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, मेरा है या चार्मी का? स्वाभाविक है मेरा है। गुड्स किसका है? मेरा है। बेच कौन रहा है? वो चार्मी बेचेगी एजेंट के रूप में, लेकिन किसका बिक रहा है? मेरा। प्रॉफिट कौन कमाएगा? मेरा। तो मेरा सब कुछ मेरा हो रहा तो खर्चा चार्मी क्यों करेगी? स्वाभाविक बात है, खर्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मेरा ही है। किसके लिए है? मेरे बिजनेस के लिए है। हाँ या ना? यस। अब बताओ अगर मैं कैरेज का पेमेंट करता था तो जर्नल एंट्री क्या होता है? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैरेज नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट करोगे। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है कि नहीं? लेकिन कैरेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और मैंने क्या बोला था? एवरी नॉमिनल अकाउंट शैल बी रिप्लेस्ड बाय, जल्दी बोलो क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी एंट्री क्या पास करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कैश में पेड कर दिया तो, चेक से पेड किया तो क्या करेंगे? टू बैंक। और अगर उधारी में पेड किया तो एंट्री पास करेंगे क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या पास किया मैंने? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस अकाउंट। मेरे को लगता है क्लियर हुआ होगा। एवरी नॉमिनल अकाउंट शैल बी रिप्लेस्ड बाय विच अकाउंट? कंसाइनमेंट। तो जितना भी मेरा खर्चा हुआ मैंने एंट्री क्या पास किया? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक या क्रेडिट ऑफ एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग रह गया तो। नंबर 3, अब ये गुड्स जो है
मुंबई में पहुंच गया और चार्मी को मिल गया। तो भैया ये मुंबई में जहां पर ही उतरा है ये गुड्स, यहां से इसको अपने गोडाउन में लेकर जाना था, तो सबसे पहले क्या चाहिए, खर्चा लगेगा, अनलोडिंग का खर्च लगेगा, गोडाउन का भाड़ा लगेगा, हाँ कैरेज टू गोडाउन भी लग सकता है। क्या लग सकता है वो, कैरेज टू गोडाउन भी लग सकता है, हाँ या ना, यस सर, क्लियर है ना। गोडाउन का भाड़ा, अनलोडिंग, कैरेज टू गोडाउन। अब बताओ ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुड्स किसके पास आ गया, चार्मी के पास है, किसका, मेरा। तो बताओ किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा, चार्मी का नहीं है। चार्मी को तो क्या है, वो प्रोफेशनल है, उसको तो सिर्फ कमीशन मिल रहा है, हाँ या ना, वो बिजनेस थोड़ी करे, बिजनेस किसका है, मेरा है, सारे खर्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मेरा ही है। तो जितना भी एक्सपेंस है रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट, ऑल एक्सपेंस रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट बोर्न बाय, जल्दी बोलो कौन, बोर्न बाय कंसाइनर, क्योंकि बिजनेस किसका है, कंसाइनर का। इसका मतलब ये खर्चा मेरे हाथ से हो या चार्मी के हाथ से, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है, क्योंकि बिजनेस किसका है, मेरा है। तो सर लिखो आप लोग, व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, यानी इस केस में कंसाइनी कौन है, वो चार्मी है। मैंने क्या बोला, वो जो भी खर्चा हो, चाहे वो हावड़ा में हो या मुंबई में हो, सारे खर्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसका है, सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं है। क्या मेरी बातें आप लोग को क्लियर हो रही है क्या, यस क्लियर है ना। तो मैंने क्या बोला था, एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, यानी क्या करना चाहिए, डेबिट। और हमने क्या बोला था, एवरी नॉमिनल अकाउंट शैल बी रिप्लेस्ड बाय, जल्दी बोलो क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, जल्दी बोलो एंट्री क्या पास करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। सर खर्चा किसका, चार्मी ने किया, चार्मी ने किया किसके लिए, मेरे लिए। चार्मी ने खर्चा किया लेकिन बेनिफिट किसको मिलेगा, मेरे को। जैसे मैं कुछ एंट्री बोलता हूं, अगर चार्मी ने अपने लिए कोई सामान खरीदा तो एंट्री क्या करेगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज करो पेन खरीदा चार्मी ने अपने लिए, क्या एंट्री होगा, पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चार्मी ने ईसा के लिए पेन खरीदा, तो बताओ ये खर्चा चार्मी का है या ईशा का, जल्दी बताओ आप लोग। पेन किसने खरीदा, चार्मी ने, किसके लिए, ईसा के लिए, बेनिफिट किसको मिलेगा, ईशा को। तो ये खर्चा किसका है, ईसा का कि चार्मी का, ईशा का। तो ये जर्नल एंट्री जानते हो क्या पास करेगी, पेन टू कैश नहीं करेगी, ईसा अकाउंट डेबिट टू कैश करेगी, क्योंकि वो पेन देगी और साथ साथ में ईसा से पैसा बाद में ले लेगी। बोलो हाँ या ना, क्लियर है क्या, जल्दी बोलो फटाफट, पक्का, यस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यानी इस केस में चार्मी ने खर्च किया है, अपने लिए नहीं, मेरे लिए किया है। क्लियर है या नहीं है, 100%। तो ये खर्चा किसका है, मेरा है, इसलिए मैं कंसाइनमेंट को डेबिट किया, लेकिन पैसा मैंने पेड नहीं किया। क्या मुझे फ्यूचर में पेड करना पड़ेगा, यस। किसको पेड करना पड़ेगा, चार्मी को। यानी एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, यानी चार्मी अकाउंट। सर चार्मी क्या करती, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन। अब अपने आप से पूछो कि मैंने चार्मी को क्या किया, क्रेडिट किया, तो चार्मी मेरे को क्या करेगी, डेबिट करेगी, क्योंकि उसको पैसा वसूल करना है। अगर वो एक्सपेंस अपने लिए करती तो एंट्री क्या करती, एक्सपेंस टू कैश, लेकिन वो अपने बिजनेस के लिए नहीं किया है, मेरे बिजनेस के लिए किया है। तो क्या वो चार्मी का खर्चा है, नहीं। क्या उसका बेनिफिट चार्मी को मिलेगा या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। तो खर्चा किसका है, मेरा है। तो इसका मतलब जो भी खर्चा करेगी वो मुझसे क्या करेगी, रिकवर कर लेगी। इसका मतलब वो खर्चा नहीं किया, उसने मुझे एक तरह से दिया। एंट्री क्या पास करी, डीके टू कैश करेगी, और मैंने क्या किया, कंसाइनमेंट टू चार्मी कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब इन दिस केस चार्मी इज पेइंग एन एक्सपेंस नॉट फॉर हर सेल्फ but for me, that is for DK. It means she is paying an expense on behalf of DK, for DK. It means in future he will recover those amount from myself. That's why she will not debit the expense, she will debit DK account. और मैं खर्चा कौन डेबिट करेगा, मैं करूंगा,
और वो पैसा क्योंकि मैंने अभी तक पेड नहीं किया इसलिए मैं किसको क्रेडिट करूंगा, चार्मी को करूंगा। मेरे को लगता है इसका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। चौथा नंबर आ जाओ। तो मैंने गुड्स भेजा किसके पास, चार्मी के पास, मैंने खुद खर्च किया, इसके बाद चार्मी ने खर्च किया। मैंने आपको पहले बोला कंसाइनमेंट के अंदर जितने भी कांड होंगे सारे कांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, क्योंकि कंसाइनमेंट का बिजनेस जो है वो मेरा ही है। मैं चार्मी के माध्यम से उस बिजनेस को बढ़ा रहा हूं। चार्मी मेरे लिए एक माध्यम है और कुछ नहीं। कंसाइनमेंट का पूरा बिजनेस मेरा है, तो खर्चा भी किसका होगा, मेरा ही होगा। चार्मी का क्यों होगा, कमाएंगे हम और चार्मी क्यों खर्चा करेगी, आप भी समझ सकते हो। मेरा जो बात बोल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। ये जो कंसाइनमेंट का बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है किसके लिए, मेरे लिए। प्रॉफिट किसको होगा, मेरे को होगा। तो चार्मी क्यों खर्चा करेगी मेरे लिए, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, वो सिर्फ मेरा है, चार्मी का बिल्कुल नहीं है। 100% क्लियर है, यस। अब मैं आता हूं व्हेन गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी इन कैश। अब देखो ये जो गुड्स है ये किसने बेचा, चार्मी ने बेचा। ये बताओ कि जो गुड्स है ये किसका है, मेरा है या चार्मी का है। स्वाभाविक आप बोलोगे मेरा है, हाँ या ना, मेरा ही है ना, यस। तो ध्यान देना, बेच कौन सकता है, जिसका सामान है या जिसका नहीं है। जिसका सामान है। मैंने गुड्स चार्मी को भेज दिया, लेकिन गुड्स का ऑनरशिप किसके पास है, मेरे पास। तो बेचने का अधिकार किसके पास होगा, मेरे पास। तो सेल कौन रिकॉर्ड करेगा, चार्मी रिकॉर्ड करेगी, मुझे मैं रिकॉर्ड करूं, मैं रिकॉर्ड करूंगा। सर चार्मी क्या करेगी, चार्मी पैसा लेगी कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन जो भी पैसा उसके पास आएगा उसका ड्यूटी है कि वो पैसा मेरे को वापस कर दे, यानी एंट्री क्या करेगी, कैश टू डीके करेगी। मैं क्या एंट्री करूंगा, आ जाओ। चार्मी अकाउंट डेबिट यानी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि इस केस में कंसाइनी कौन थी, चार्मी, इसलिए चार्मी को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या पास किए, जल्दी बोलो, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मेरे को लगता है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। माल बिक गया, किसका माल बिका, वो मेरा। कौन बेचा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में या जियो का ये आप देख लो, वो कंपनी किसकी है, मुकेश अंबानी की। तो मुकेश अंबानी थोड़ी बेचता चल रहा है, उसके लाखों आदमी जो माल बेच रहे, राइट है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप जो भी माल बेचो उससे क्या फर्क पड़ता है, बेचने वाला कौन है, मुकेश अंबानी है। तो कहने का मतलब गुड्स को बेचने के लिए, ट्रांजैक्शन को करने के लिए सेम इंसान का होना जरूरी नहीं है। यानी चार्मी ने ट्रांजैक्शन किया, लेकिन किसके लिए, मेरे लिए किया। सामान किसका बिका, मेरा। तो सेल किसका होगा, मेरा। किसने बेचा, चार्मी ने। तो मुझे चार्मी से फ्यूचर में पैसा क्या करना, वसूल करना है, इसलिए चार्मी को डेबिट करेंगे, यानी चार्मी टू कंसाइनमेंट, यानी कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। अब बताओ, मैंने गुड्स को भेज दिया कंसाइनमेंट में, खर्च भी कर दिया, चार्मी ने भी खर्च कर दिया, आपने देखा। चार्मी ने माल को बेच भी दिया। किस लिए किया चार्मी ने इतना सब काम, कमीशन के लिए। तो लिखो व्हेन कमीशन एक्रूड टू कंसाइनी, व्हेन कमीशन एक्रूड टू कंसाइनी। अगर कमीशन एक्रू होगा कंसाइनी को, इसका मतलब कि जितने का माल बेचेगी चार्मी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। ये किसका बुक है, मेरा, कंसाइनर का। तो जो कमीशन वो लेगी वो क्या है, मेरे लिए खर्च है। तो मैं खर्च यानी कि नॉमिनल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन आपको पता है कि हम लोग सारे नॉमिनल अकाउंट को किससे रिप्लेस करेंगे, कंसाइनमेंट से। यानी एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, यानी खर्चा मेरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। एवरी नॉमिनल अकाउंट शैल बी रिप्लेस्ड बाय क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट। मैंने अभी तक पैसा दिया नहीं है, इसलिए कंसाइनमेंट, कंसाइनी को क्या कर दिया, क्रेडिटर खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं फ्यूचर में पैसा दूंगा। क्लियर है या नहीं है, 100% क्लियर है। अब मान लो मैंने 3 लाख का गुड्स भेजा था, है ना बेटा, और 3 लाख में चार्मी ने 2.5 लाख का ही गुड्स बेचा है। तो बताओ कितना बच गया, जल्दी बोलो, 50,000 का। वो क्या है, स्टॉक है।
अब 3 लाख में अगर 2.5 लाख का माल बिक चुका है और 50,000 का बचा है, तो ये बताओ स्टॉक किसका है? वो चार्मी का है या मेरा है? स्वाभाविक बात है मेरा है। गुड्स भले इसके पास है, ऑनरशिप किसके पास है? मेरे पास है। तो स्टॉक किसका माना जाएगा? मेरा। लिखो आप लोग नंबर 6, व्हेन देयर इज बैलेंस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। मैं इस पॉइंट को अभी एक और चीज समझा के फिर क्लियर करूंगा। अच्छा, हम लोग अभी तक 5 एंट्री क्लियर हो गया। पहला गुड्स भेजने का एंट्री, कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट। दूसरा एंट्री क्या चीज का था, जल्दी बताओ? मैंने एक्सपेंस किया था। एंट्री क्या पास किया? कंसाइनमेंट टू कैश, बैंक या क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस हो गया, जो मैंने पेड किया था, जो ड्यू रह गया क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस हो गया। इसके बाद चार्मी ने पेड किया। क्या एंट्री किया मैंने? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। इसके बाद क्या हुआ? चार्मी ने गुड्स को बेच दिया। मेरे लिए क्या? इनकम है। पैसा किससे लेना है? कंसाइनी से। जर्नल एंट्री क्या पास हुआ? कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। और उसके बाद चार्मी ने कमीशन मांगा, मेरे लिए खर्चा, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। इसको मैं क्या करता हूं, इसको लेजर के रूप में पहले पेश करता हूं। सर वो स्टॉक वाला एंट्री नहीं बताया? यस सर मैं बताऊंगा। लिखो मेरे साथ पहले, इन द बुक्स ऑफ चार्मी नहीं, सॉरी, कौन था कंसाइनर? कौन था जल्दी बोलो? डीके। यानी जो कंसाइनर है उसका नाम लिखेंगे ना, क्योंकि अकाउंट्स मेरे बुक में बन रहा था। कौन सा अकाउंट बनाना था वो? कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर ये मुंबई है तो क्या लिखना चाहिए था हमको? कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट। बोलो सर ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लिखते हैं हम लोग? कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट मुझे लिखना था। पहला एंट्री पास किए थे अगर याद होगा आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सपोज करो 3 लाख का गुड्स था। इसके बाद हमने नगद में एक्सपेंस किया था, फिर चेक से एक्सपेंस किया था, और कुछ उधारी में किया था, टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। याद है ना वो? इसके बाद कंसाइनी ने खर्च किया था, यानी चार्मी ने, तो टू कंसाइनी अकाउंट एक्सपेंस के लिए। इसके बाद कंसाइनी ने सेल किया था, तो बाई कंसाइनी सेल का एंट्री। क्लियर है सर? और उसके बाद फिर से टू कंसाइनी कमीशन के लिए। मेरे हिसाब से आपको एक क्लियर हो गया होगा। जो मैंने जर्नल पास कराया ना, वो सिर्फ उसका लेजर पोस्टिंग किया मैंने और कुछ नहीं किया। यानी आप अगर देखो ध्यान से तो सारे एक्सपेंस डेबिट हो गए और इनकम क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब मान लो मैंने कितने का माल भेजा? 3 लाख का, और इसमें से 2.5 लाख का बिक गया, तो कितना बचा बोलो? तो 50,000 बचा कि नहीं बचा? जल्दी बोलो। पक्का ना? यस। अगर मैंने 3 लाख में से 2.5 लाख का ही माल बेचा तो क्या मैच हो पाएगा? ये मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैंने सिर्फ 2.5 लाख का सामान बेचा है, 2.5 लाख का सामान मैंने, जैसे ये मैंने 3 पेन खरीदे हैं, 10-10 रुपये में ये 3 पेन खरीदे, कितने हो गए? 30। और मैंने 2 पेन बेच दिए। तो ये बताओ कि जो सेल होगा उसका कंपैरिजन 2 से करोगे कि 3 पेन से करोगे? स्वाभाविक है 2 पेन से। तो भाई मैंने 3 लाख में से कितने के माल बेचे? 2.5 लाख का। तो जो सेल से कंपेयर होना चाहिए कितने से होना चाहिए? 2.5 लाख से। इसका मतलब हम क्या करेंगे? बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना करेंगे? जल्दी बोलो। 50,000 रुपीज, ताकि 2.5 लाख का कंपेयर सिर्फ 2.5 लाख के माल के बिकने से होना चाहिए। क्या मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वहां नोट में लिख लेना वो, ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, stock on consignment is credited to consignment account.
सर मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? यस सर, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब कंपैरिजन ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड corresponding to that expenses incurred, corresponding to that, जल्दी बोलो क्या? expenses incurred। काम का बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने सिर्फ 2.5 लाख का माल बेचा है, चाहे 5 लाख में बेचा हो चाहे 10 लाख में बेचा है, तो मैंने जितने का माल बेचा उतने का ही कंपेयर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना है? 3 लाख है। अगर मैं 50,000 क्रेडिट कर दूंगा ना वो, तो यहाँ कितना बचेगा? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का कंपेयर सेल से होगा तो रियल प्रॉफिट का कंप्यूटेशन हो पाएगा। तो बताओ जल्दी से किस कॉन्सेप्ट की वजह से स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को क्रिएट करते हैं? दैट इज ओनली ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट, ताकि हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सके। मेरी अर्निंग कितनी है? जल्दी बोलो। मेरी अर्निंग सपोज को मैंने 5 लाख में माल बेचा, कितने का माल बेचा? 2.5 लाख का। तो कंपेयर कितने से होना चाहिए? 2.5 लाख से। लेकिन यहाँ कितना कंपेयर हो रहा है? 3 लाख से। इसलिए जो डिफरेंस 50,000 हम डाल देंगे तो 3 लाख माइनस 50,000 2.5 लाख का ही कंपेयर होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब जो मैंने पैसा कमाया उसके करस्पॉन्डिंग में कितना खर्च किया। मैंने कितने पेन खरीदे? 3, लेकिन बेचे सिर्फ 2, तो 2 का सेल है तो 2 का ही एक्सपेंस आना चाहिए। तो डेबिट में कितना आ गया? 3। हाँ या ना? डेबिट में कितना आ गया? वो 3। तो क्या करेंगे? एक अगर क्रेडिट कर देंगे 3 में से, एक अगर क्रेडिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कितना बचेगा? 2। तो 2 से 2 का कंपेयर हो जाएगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड करस्पॉन्डिंग टू दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड। यानी कि अगर 3 लाख रुपए का 3 पेन है और इसमें से मैंने अगर 2 ही पेन बेचे हैं तो इसका मतलब यहाँ खर्चा सिर्फ 2 लाख ही आना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए अगर क्रिएट कर देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट क्यों क्रिएट करते हो? ओनली ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट। यानी कि जर्नल एंट्री अपने आप पास हो गया क्या? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसीलिए हम लोग एंट्री पास करते हैं। जल्दी बोलो। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक को क्रिएट करते हो, वो भी क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। इसका मतलब कि मैंने चार्मी के पास माल भेजा 3 लाख का, उसमें से 2.5 लाख का बेची है, तो बाकी 50,000 को स्टॉक के रूप में ट्रीट करेंगे और एंट्री क्या पास करेंगे? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ऑटोमेटिकली जो बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और ये कहाँ ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान देना, मैंने अभी कंसाइनमेंट का सिर्फ बेसिक पार्ट बताया है और इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर इससे ज़्यादा मैं अगर क्लास बढ़ाऊंगा तो आपको देखने में दिक्कत होगा, क्योंकि क्लास ऑलरेडी मेरे को लगता है 1.25 घंटा का हो चुका होगा। मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं चल रहा यहाँ पर कि कितना टाइम का मैंने क्लास कर लिया है। तो मेरे को लगता है अभी इतना ही पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन कंसाइनमेंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट है जिसके बारे में मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया है। बात क्लियर हो गई क्या? तो क्या आप लोग को मैं मानूं कि थोड़ा सा हद तक कंसाइनमेंट समझ में आया? क्योंकि कंसाइनमेंट के करीब 5-6 क्लासेस 7 क्लासेज आएंगे तो धीरे धीरे खत्म होगा। एक छोटा सा पार्ट मैंने कवर किया, बहुत छोटा सा पार्ट मैंने अभी कवर किया। बाकी बातें और भी मैं, जैसे पेपर कैसे आता है, पेपर का पैटर्न क्या है, थ्योरी कैसे आता है, इन सब पे धीरे धीरे सारे क्लासेस में डिस्कस करता जाऊंगा। अब थोड़ी पर्सनल बातें कर लेते हैं हम लोग। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप लोग दूर हो, मैं भी आपसे दूर हूँ, लेकिन दूर होकर भी क्या है, आप सब पास में ही हो, सब आप मेरे यहाँ रहते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो सर आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, आप खुल कर वो डाउट्स पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालोगे, मैं उसका वीडियोस बना के भेजूंगा अगर वो वीडियो बनाने लायक होगा, या फ़ोन करके रिस्पॉन्स करूंगा, या व्हाट्सएप के थ्रू रिस्पॉन्स करूंगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। रहा बात एवरीडे आपको असाइनमेंट में भेजता रहूँगा, उस असाइनमेंट के अंदर होमवर्क भी आएंगे और जो लॉ के नोट्स है, इकोनॉमिक्स के नोट्स है, बीसीके के नोट्स भी उसके अंदर असाइनमेंट के अंदर मैं डालता जाऊँगा।
आप लोग उसको देख के पढ़ते जाना। रहा बात पढ़ने का, घर में प्लीज़ पढ़ाई भी करो। ऐसा नहीं बोलता कि खेलो मत, खूब खेलो, इन साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लो। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन आज थोड़ा वीडियो बड़ा बना 1.5 घंटे का, क्योंकि जब तक ये मैं पूरा पोर्शन कवर अप नहीं करता ना तो फिर आपको मज़ा नहीं आता करने का, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो बना। अगले दिन से ये वीडियो थोड़ा छोटा ही बनेगा, मैक्सिमम 1 घंटे का वीडियो मैं बनाऊंगा, प्रॉमिस है मेरा। ठीक है, मेरे को लगता है कि आज का क्लास में आपको मज़ा आया होगा। हम लोग अगले दिन फिर वापस मिलेंगे सर, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग, राइट? चलिए सर, वापस मिलते हैं।